नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है ननंद रानी तुम इतनी भली होती तो मायके में ना पड़ी रहती। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। अगर आप हमारी और अधिक कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो युगांतर हिंदी कहानी पर सर्च करें और कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो आज उम्मीद करता हूँ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। माँ बाप की लाडली 3 भाइयों की इकलौती बहन सुनैना। सुंदर नैन नक्श की वजह से उसे यह नाम मिला था। अत्यधिक प्यार दुलार के कारण नकचड़ी भी हो गई थी। होशियार भी थी। खाना बनाना, गाना, नृत्य करना सब में निपुण थी। तारीफों ने सुनैना को थोड़ा घमंडी भी बना दिया था। हर चीज अप टू डेट होनी चाहिए। सुनैना किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। कोई उसकी पर्सनल चीजें जैसे मेकअप किट, कपड़े और जूतों का कलेक्शन, बैग्स कलेक्शन, एसेसरीज आदि को छू भी नहीं सकता था। बड़ी धूमधाम से सुनैना के पिताजी ने उसकी शादी एक अच्छे परिवार में की। सुनैना का पति संजय का उसके अन्य भाइयों के साथ बड़ा सा बिजनेस था। धन धान्य से भरा पूरा परिवार बड़ी सादगी से मिलजुल कर साथ रहता था। संजय के परिवार में सभी का व्यक्तित्व सादगीपूर्ण था। कोई दिखावा या छल कपट नहीं था। सुनैना को ससुराल के ये लोग अपने स्टैंडर्ड से मैच करते हुए नजर नहीं आए। हमेशा मुंह बनाए रहती। संजय से शिकायत करती, तुम्हारे घर वाले कैसे रहते हैं, किसी को पहनने ओढ़ने रहने सहने का सलीका ही नहीं। कभी कभार अपनी जेठानी और सास को भी कुछ न कुछ सुना देती जिसकी वजह से संजय को शर्मिंदा होना पड़ता। वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करता कि यह तुम्हारा घर है और हमारे घर वालों को सादगीपूर्ण रहना पसंद है। अब तुम्हें भी अपने आप को हमारे अनुसार ढाल लेना चाहिए। भाभी और माँ के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुनैना चिल्लाते हुए जवाब देती, व्हाट डू यू मीन बाय मिलकर काम करना चाहिए? ऐसे जाहिलों की तरह मैं नहीं रह सकती। कहाँ फंस गई हूँ मैं? मेरी कोई क्लास है? तुम लोगों की तरह थर्ड क्लास नहीं हूँ। फिर दोनों की बातें झगड़े में बदल जाती। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सुनैना अपना सामान लेकर मायके आ गई। मायके की तो दुलारी वह पहले से ही थी। परिवार वालों ने बेटी को सह दे दी। उन्हें लगा कि बेटी सच में दुखी। सुनैना की मां जानती थी कि उनकी बेटी नकचड़ी ससुराल में ताल नहीं बिठा पाई होगी, इसीलिए वह सुनैना को समझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तीनों भाई खड़े हो गए। हम हैं अपनी बहन के लिए, उसकी जैसी मर्जी होगी वह वैसे ही रहेगी। वह ससुराल में किसी की नहीं सुनेगी और ना ही सबका काम करेगी। हमारी बहन कोई नौकरानी नहीं है, ससुराल में भी राज रानी बनकर रहेगी। हम संजय के परिवार वालों को सबक सिखाएंगे। सुनैना की मां ने लाख समझाया कि मर्जी से रिश्ते नहीं बनते, छोटे मोटे प्रयासों से सहज कर रिश्ते बनाए जाते हैं। ससुराल में तालमेल बिठाने के लिए अपनी छोटी मोटी इच्छाओं की बलि चढ़ानी पड़ती है, तब जाकर रिश्ते मजबूत होते हैं। सुनैना के पिताजी कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। सुनैना को मायके में आए 1 साल हो गया। वह नकचड़ी तो पहले से ही थी। अब हालातों ने सुनैना को चिड़चिड़ा भी बना दिया था। सुनैना ने अपने ही हाथों से अपने जीवन में आग लगाई थी। पहले सुनैना के बड़े भाई केशव की शादी हुई। उसकी पत्नी मंजरी बहुत सुलझी हुई थी। नैन नक्श साधारण थे। साथ ही मायके में मां का साया उसके सिर पर नहीं था। ससुराल में दब कर रहने लगी। अपनी ननद सुनैना को हमेशा आदर देती, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। सुनैना की जायज और नाजायज बातों को मानती रहती। दूसरी तरफ मंजरी का पति केशव भी गुस्से वाला था। मंजरी की कभी सुनता ही नहीं था और इसका फायदा सुनैना उठाती थी। सुनैना कभी कभार भाई भाभी के बीच हस्तक्षेप करके उनके बीच भी मनमुटाव पैदा कर देती थी। बड़ा भाई हमेशा ही अपनी बहन का पक्ष लेता। बहन की गलती होती तो भी अपनी पत्नी को ही फटकार लगाता। मंजरी ने अपनी ननद के हस्तक्षेप के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। फिर सुनैना के दूसरे भाई अमन की शादी हुई तो चीजें कुछ बदली, क्योंकि अमन की पत्नी कविता ने आते ही बड़ी ननद सुनैना की दबंगई के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। परिणाम
यह हुआ कि सुनैना और कविता के बीच रोज झगड़े होते। वह किसी न किसी बात को लेकर उलझ जाती। बेचारी मंजरी दोनों के बीच बचाव करती, दोनों रूठ कर बैठ जाती। नंदरानी तो पहले ही मायके में मेहमान है, देवरानी भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। रूठ कर कमरा बंद करके बैठ जाती और मंजरी रसोई में लगी रहती। सास को मंजरी पर बहुत दया आती, वह उसकी थोड़ी बहुत सहायता करा देती, लेकिन घर का वातावरण दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। सुनैना की माँ भी खराब होते हुए माहौल को देखकर बहुत चिंतित थी। कविता गलत बात सहन नहीं करती थी, आवाज उठानी थी, इसके लिए वह सुनैना को खूब खरी खोटी सुनाती। यहां तक कह देती कि तुम इतनी ही अच्छी होती तो अपनी ससुराल में अच्छे से रहती, यूं मायके में सालों नहीं पड़ी रहती। सुनैना को गुस्सा आ जाता तो वह खाना पीना छोड़ देती और कविता को भी चार बातें सुनाती। मेरे माँ बाप का घर है, मैं चाहे जब तक रह सकती हूँ, तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली। ऐसी ही खट्टी मीठी यादों के बीच जिंदगी कुछ और आगे बढ़ी। सुनैना के छोटे भाई रवि की शादी हुई। उसने अपने ऑफिस में काम करने वाली रिया से शादी की थी। रिया ने बहुत सारे अरमान लेकर ससुराल में प्रवेश किया। शुरू में सब कुछ अच्छा था, परंतु बड़ी ननद सुनैना का ऑर्डर चलाना, ससुराल में सभी की अलग अलग इच्छाएं और उसकी स्वयं की नौकरी के बीच वह तिल मिला जाती। वह इन सब में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। रवि और रिया के बीच भी जल्दी ही झगड़े होने लगे। रिया पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की थी, सारा दिन नौकरी करके घर में शांति चाहती थी, लेकिन वह घर में नहीं थी। नौकरी करके घर लौटती तो ननद सुनैना और छोटी जेठानी कविता के बीच झगड़ा होता देख झल्ला जाती। वह रवि से कहती, जाहिल है तुम्हारे घर वाले, कविता दीदी और सुनैना सारा दिन लड़ती रहती और बड़ी जेठानी मंजरी उन बेचारी की तो कोई सुनता ही नहीं, सारा दिन रसोई में घुसी रहती। बच्चे चैन से रहने नहीं देते, सारा दिन ऑफिस में माथापच्ची के बाद घर में दो पल भी सुकून के नहीं। रवि रिया से कहता, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी वातावरण में अपनी खुशियां ढूंढनी होगी। रिया चिल्लाते हुए कहती, मैं तुम्हारे घर वालों की चाकरी नहीं करूंगी, मैं खुद कमाती हूं, किसी की एक नहीं सुनूंगी। मुझे घर में शांति चाहिए, सुकून की रोटी चाहिए, जो तुम्हारे घर में मुझे कभी नसीब नहीं होगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि रिया अपना सामान पैक करके अपने मायके चली गई। अगले सप्ताह उसने तलाक का नोटिस भी भेज दिया। सुनैना की मां ने गुस्से में सुनैना से कहा, तूने अपने साथ साथ अपने भाइयों के घर भी बर्बाद कर दी। अपनी मां के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनैना दंग रह गई। उसका दिल धक से बैठ गया। वह सोचने लगी, अपनी गृहस्थी बिगाड़ने के बाद क्या मैं अपने भाइयों की गृहस्थी भी बिगाड़ रही हूं? घर का माहौल बहुत तनाव भरा हो चुका था। कोई भी सदस्य किसी को देखकर खुश नहीं था। सब एक दूसरे की आंखों में खटक रहे थे और सबसे अधिक खटक रही थी बिन बुलाई मेहमान सुनैना, जो एक बार मायके आई तो वहीं डेरा डालकर बैठ गई। भाइयों का व्यवहार भी काफी बदल चुका था। अब सुनैना ने तय किया कि वह रिया को समझाएगी। एक दिन सुनैना रिया के मायके गई। रिया उसे देखकर खुश तो नहीं हुई, परंतु उससे बात करने को तैयार हो गई। सुनैना ने कहा, देख रिया, मुझे गौर से देख। रिया चिढ़कर बोली, देख तो रही हूं, पिछले 3 महीने से आप और आपके घर वालों के ड्रामे ही तो देख रही हूं। सुनैना बोली, रिया तू पगली, तूने सिर्फ मेरी जुबान की कड़वाहट देखी, मेरे दिल का हाल नहीं जाना। एक बार मुझे देख, मैंने अपनी क्या हालत बना ली। मैं ना घर की रही और ना ही घाट की। ऐसे ही मैं भी एक दिन ससुराल छोड़कर मायके आ गई थी। मुझे भी बहुत घमंड था कि सबको देख लूंगी। मैं भी अपनी जिंदगी और अपने हिसाब से जीना चाहती थी, लेकिन आज देख मैं कितनी मजबूर और लाचार हूं। मेरे अपने भी मेरे नहीं रहे। मेरी मां ने भी मुझे कह दिया कि मैं अपने भाइयों की गृहस्थी बर्बाद कर रही हूं। रिया ने गहरी नजरों से सुनैना की तरफ देखा। अपनी बात जारी रखे सुनैना बोली, रिया, रवि भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हें रवि के प्यार में कोई कमी नजर आती है? शादी 2 दिलों की एक नई शुरुआत होती है, 2 लोगों के समायोजन के से आगे बढ़ती है। मैंने रवि से भी बात की, उसे अपने आप में थोड़े बहुत बदलाव लाने होंगे। तुम परिवार के साथ नहीं रह सकती तो अलग घर बसा सकती हो।
रिश्ते दूर रहकर भी निभाए जा सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को कुछ समय तो दो। रिया रो पड़ी और वह सुनैना से माफ़ी मांगते हुए बोली, दीदी मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं भी रवि के बगैर नहीं रह सकती। रवि और रिया के बीच सब ठीक हो गया था। परिवार में सभी सुनैना की तारीफ कर रहे थे। अब सुनैना को एक और बड़ी गलती सुधारनी थी। उसने अपने पति संजय को फ़ोन मिलाया और पूछा, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बस किसी के इंतजार में दिन काट रहा हूँ। सुनैना बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल आकर आप मुझे ले जाइए अपने घर। संजय खुश होते हुए बोला, ओहो सुनैना, मैं तो कब से यह सुनने के लिए तरस रहा था। फ़ोन रखने के बाद सुनैना को आश्चर्य हुआ, यह कितना आसान था। बस मैं ही नहीं समझ पाई, हमेशा अपने घमंड को आगे रखा। काश संजय से माफ़ी मांगने की पहल मैंने काफ़ी पहले कर दी होती। अगले दिन संजय सुनैना को लेने आने वाला था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। घर को एक बार फिर से सजाया गया और बेटी की असली विदाई आज हो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोहमाया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप सभी हमेशा खुश रहें और मस्त रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।